गृहस्थी हो और विद्वान हो, उसको रखा था। उसके ऊपर बाबा हो, विद्वान हो। तो बाबा विद्वान हो, इसमें 2 क्लास कर दिए थे कि सबसे नीचे क्लास में रहेंगे गृहस्थी विद्वान, उसके ऊपर रहेंगे जो दर्शन शास्त्र वेद का ज्ञान न रखते हो लेकिन कथावाचक हो। रामायण भागवत 2 ही कथा होती है आमतौर से, और तो बाकी गरुड़ पुराण वगैरह तो मरने वरने पर थोड़ा सुना देते हैं लोग। खास ही 2 ग्रंथ हैं, ऐसी के बकता है इंडिया में तमाम। तो इसको इसके ऊपर रखा था कि जो महात्मा लोग रामायण भागवत कहे वो उससे ऊंचे हैं। उसके ऊपर रखा था जो महात्मा शास्त्र वेद के विद्वान हो, और उसके ऊपर रखा था जगतगुरु लोगों को। ये इतने क्लास रखे थे। तो बड़ा झगड़ा एक पैदा हो गया कि वो सीताराम स्वरूप आए थे, जो बनते हैं ना बच्चे। तो अयोध्या से एक साहब आए थे, उन्होंने कहा महाराज जी सीताराम स्वरूप भी बिठा दें, इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है। तो हमने कहा अच्छा तो है। तो हमारी चालाकी ये थी कि कई जगत गुरु वो सब आए हैं, तो अध्यक्ष कौन बड़ा बने, लड़ेंगे इसमें। तो हमने कहा ठीक है सीताराम अध्यक्ष रहेंगे, बाकी सब बक्सा बैठ के बोलो। अब वो समस्या तो हल हो गई। वो सीताराम आके बैठ जाए अपना श्रृंगार करके और थोड़ा ऊंचाई पर, और उसके नीचे सब जगतगुरु लोग। तो उसमें एक जगतगुरु ऐसे थे जो कहे हम बिना सिंहासन के बैठेंगे नहीं, हमारे आदर्श के विपरीत थे। सिंहासन पर ही बैठ के हम बोलेंगे। रामानुजाचार्य को एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी बाद में। तो अब बड़ी समस्या आ गई सीताराम के सामने, और एक जगत गुरु को हम परमिशन दे सिंहासन पर बैठने, तो सारे जगत गुरु कहेंगे हम भी बैठेंगे सिंहासन पर। इनसे सीनियर निम्बारकाचार्य वगैरह सब थे। अब मैंने बहुत उनको समझाने की चेष्टा की, लेकिन वो उनके पिट्ठू थे 10-12 पंडित। वो कहे परमहंस जी ये नहीं हो सकता, हम लोग चले जाएंगे, हम प्रवचन नहीं दे सकते, हमारे गुरु जी बिना सिंहासन पर बैठे जगत गुरु के। हमने कहा भाई और जगत गुरु भी तो है, वो बैठ के नीचे बोल रहे हैं, या उनको हमने समझा दिया है कि देखो सीताराम सभापति है, तो सभापति के आगे सिंहासन पर चांदी सोने के बैठो, ये शोभा नहीं देता है, पब्लिक क्या कहेगी। हमने कहा तो ठीक है आपका ऐसे ही नियम है तो आप रखिए, लेकिन हम ऐसा कभी बोले नहीं हमारे गुरु जी। तो हमने कहा ठीक है फिर आप सिंहासन तो बोलिए। तो हमने जहां पर बिंदु गोस्वामी और सीताराम दास और यहाँ के भगवत चरण वृंदावन के भागवती और रामायणी कथा वाचकों को जहां रखा था सवेरे के प्रोग्राम में, हमने कहा ठीक है आप सिंहासन से बोलेंगे, ठीक है आपको ये समय दे रहे हैं। हमने कहा हाँ ठीक है, बड़े खुश। कथा वाचकों में रख दिया उनको। और वो 4 दिन तो रहे कुल जमा टोटल, बोलते रहे, और चौथाई आदमी भी नहीं आते थे सवेरे, क्योंकि मेन सम्मेलन जो है वो तो रात को शुरू होता था, 12 बजे तक चलता था बड़े बड़े विद्वानों का। उसमें 1 लाख आदमी आवे, तो इसमें 10,000 आदमी 5,000 आदमी ऐसे आवे, लेकिन वो सिंहासन पर बैठ के बोलते थे। जब वो जाने लगे तो किसी ने उनको ये भर दिया कान में कि परमहंस जी ने तो आपको बेवकूफ बनाया। कथा वाचकों में रख दिया आपको, जो सबसे नीचे वाले क्लास है। तो उन्होंने वहां से जाके हमको पत्र लिखा कि मुझे ऐसा पता चला है कि आपने ऐसा ऐसा मेरे लिए किया है कथा वाचकों में। हमने कोई उत्तर नहीं दिया, उस समय हम जगत गुरु नहीं थे। हमने उनको कोई उत्तर नहीं दिया,
जब वहाँ जगत गुरु बनाए गए तो वो भी थे वहाँ उसमें मौजूद। तो आके हमारे पास हमने आपको पत्र लिखा था ऐसा, उससे लोगों ने ऐसे कह दिया था। हमने कहा हमने तो आपको 1 घंटे समय दिया और जगत गुरुओं को तो हम आधा घंटा देते थे। आपका हमने सम्मान किया था वहाँ। भाई सम्मेलन आपने कराया था? सम्मेलन आपने ही कराया था? हाँ, चित्रकूट में हमने तो कराया था, सम्मेलन कराया था, लेकिन हम वक्ता नहीं थे, हम थे स्वागताध्यक्ष। तो स्वागत कर देंगे, पहले दिन बोल देंगे आधा घंटा पौन घंटा कि ये सब्जेक्ट है, इस पर बोलना है, अब आखिरी दिन बोल देंगे। स्वागताध्यक्ष का ही काम होता है। तो हमने पहले दिन 4 क्वेश्चन रख दिए, ऐसे क्वेश्चन जिसका कोई जवाब न दे सके, ऐसे रखे। और हमने कहा इसी का समाधान पब्लिक चाहती है, इसलिए हम सारे आगंतुक महात्माओं से ये आशा करते हैं कि वे लोग इसी पर प्रकाश डालेंगे। अब सारे महात्मा और विद्वान तो थोड़े से थे, महात्मा बहुत सारे थे और कथावाचक कुछ थे, सब तरह के लोग थे। उसमें 8-10 विद्वान जो थे, महामहोपाध्याय गिरधर शर्मा, महामहोपाध्याय नील मेघाचार्य काशी के, जो कि वेद और शास्त्र पढ़ाते हैं। तो उन लोगों ने कहा भाई ये तो बड़ा उलझा दिया परमहंस जी ने हम लोगों को। उनको परमहंस कहते थे उस समय। सफेद कपड़ा हम पहनते थे, ऐसे ही बस जैसे बाल इंग्लिश बाल रखे हुए, ऐसे ही नेचुरलिटी में, और थोड़ी उम्र थी, बचपन था ही वैसे। तो 2-3 दिन निकल गए और कोई कुछ बोले ना हमारे प्रश्न के ऊपर। तो अब हमको भी फीलिंग हो कि अभी बड़े बड़े महात्मा नामधारी हैं, इनसे क्या कहें, कैसे कहें। तो हमने पब्लिक से 3-4 एडवोकेट वगैरह जो सत्संगी थे हमारे, उनसे कहा कि आप लोग जाके कहिए उनसे, आप लोग क्या बोल रहे हैं। तो कृपालु जी महाराज ने जो प्रश्न रखा है उसका उत्तर तो हो ही नहीं रहा है। तब उसमें 5-6 बड़े बड़े विद्वान जो थे उन्होंने मीटिंग किया और पथिक जी को बुलाया। एक कथावाचक लेक्चरर थे, महात्मा थे पथिक, और उनसे कहा कि आप पब्लिक में अनाउंस कीजिए कि जगतगुरु कृपालु जी महाराज, अरे परमहंस कृपालु जी महाराज स्वयं आकर के इन प्रश्नों का उत्तर दें। अब लाख आदमी के बीच में मैं दूर कहीं खड़ा था, पब्लिक के पीछे इंतजाम करने में भी मुझे देखना पड़ता था, लोगों के बैठने का इंतजाम है कि नहीं, माइक की आवाज आ रही है कि नहीं। तो वहां मेरा नाम लेकर के ये अनाउंस हो गया कि वो स्वयं आकर समाधान करें इन प्रश्नों का। अब मैंने सुना, मैंने कहा ये क्या लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया भाई। अरे भाई नहीं समाधान करते तो हमको क्यों लपेट रहे हो बीच में, हम तो स्वागताध्यक्ष है। स्वागताध्यक्ष वक्ता थोड़े होता है। खैर जब हमने सुना इतना तो फिर हम मंच पर आ गए और सब ऐसे भरे हुए थे गुस्से में कि पब्लिक में इंसल्ट के लिए बुलाया है, हम लोगों को प्रश्न रख दिया ऐसे। अब 1 दर्शन का विद्वान है, कोई 2 दर्शन का विद्वान है, कोई 3 दर्शन का विद्वान है। अब जो उसको 6 दर्शन और वेद सब तैयार हो, इन प्रश्नों का उत्तर दे। भाई कोटेशन देना है, ऐसा भी नहीं कि हाँ ऐसे अटकल पच्चू बोल के चले जाओ। तो हमने कहा कि आप लोगों ने स्वागताध्यक्ष के लिए इतनी बड़ी सीट दे दी कि मैं वक्ता बन करके बोलूं, तो मुझे ये आप लोगों का आदेश स्वीकार है। लेकिन ऐसा है कि मैं कम से कम 2 घंटे रोज बोलूंगा और 16 दिन बचे हैं अभी सम्मेलन के, तो 32 घंटे मैं बोलूंगा। और दूसरी शर्त यह है कि आप सब लोग बैठेंगे सुनने के लिए, तो मैं प्रयत्न करूंगा समाधान का। अब जैसे उसमें से एक प्रश्न यही था कि हमारे यहाँ 6 दर्शन हैं और वे आस्तिक दर्शन कहलाते हैं।
लेकिन एक वेदांत को छोड़ के किसी दर्शन में भगवत विषय है ही नहीं। न्याय वैशेषिक तत्व ज्ञान है, मीमांसा कर्मकांड है, और सांख्य तो निरीश्वर है, उसमें ईश्वर का जिक्र ही नहीं है। तो आस्तिक दर्शन कैसे? और इनसे वो ब्रह्म का दृश्य दर्शन कैसे होगा? दर्शन शब्द का जो अर्थ है तत्व दर्शन, तो तत्व क्या है? तत्व तो वही है यज्ञान मद्वयम। उस तत्व का ज्ञान कहाँ करा रहा है? न्याय दर्शन और मीमांसा दर्शन और सांख्य दर्शन। तो इनका सबका आस्तिक दर्शन नाम क्यों पड़ा और ये किस प्रकार उपयोगी है हमारे हिंदू धर्म में? एक क्वेश्चन। अब विद्वान तो कई जो थे इसमें काशी के, लेकिन छहों दर्शनों की इतनी नॉलेज हो फिर उसका समन्वय कर सके कि देखो ये सांख्य दर्शन इसलिए आवश्यक है, न्याय दर्शन इसलिए आवश्यक है, वैशेषिक इसलिए आवश्यक है, ये सब सिद्ध करे, सिद्ध करके तब वो वहां पर पहुंचावे कि हाँ वेदांत का दर्शन जो है ये समझ में तब आएगा जब न्याय दर्शन का ज्ञान हो, सांख्य का ज्ञान हो, इसका भी ज्ञान हो, अन्यथा वो पूर्णतया समझ में नहीं आ सकता। क्योंकि वेदांत दर्शन तो जब बनाया गया है वेद व्यास ने, तो ऐसी कंजूसी की है उन्होंने हद दर्जे की कि बस एक शब्द लिख दिया, स्मृतेश्च स्मरन्ति च। अब स्मृतेश्च का मतलब क्या, स्मरन्ति च का मतलब क्या? स्मृति कहती है कहाँ लिखा है उसमें? स्मृतेश्च। अब उसका जो अर्थ करने लगे शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, तो छे तेज का अर्थ है उसका। अब वो अपनी बुद्धि या अनुभव से निकाल करके अर्थ हो रहा है। अरे थोड़ा और लंबा करके सूत्र बनाते तो इतनी परेशानी न होती समझने में। अब इतना शार्ट कर दिया कि जैसे कोई शब्दों की इतनी कंजूसी हो कि शब्द नहीं है उसके पास। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब इसी सूत्र के शांकर भाष्य खाली पढ़ लो, चाहे श्री भाष्य पढ़ लो, 15-16 पेज किए। अब वो सूत्र के शब्दों में अर्थ नहीं है, वो बाहर से ला के अर्थ किया। वो ये कहता है वेद मंत्र, वो ये कहता है, वो ये कहता है, इसलिए इसका अर्थ ये हुआ। और दूसरा अर्थ कर रहा है, तीसरा अर्थ कर रहा है। तो वेद व्यास का जो असली अर्थ है वो तो गायब हो गया। अब इतना स्पष्ट लिख दिया उन्होंने कि वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। ये भागवत जो है ये उपनिषद का भाष्य है, ये ब्रह्म सूत्र का भाष्य है। और गौरांग महाप्रभु ने भी यही कहा कि हम भागवत पर भाष्य नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो भागवत जो है हम ब्रह्म सूत्र पर भाष्य नहीं लिखेंगे, क्योंकि भागवत जो है उसी का भाष्य तो है, डिटेल है। दोनों भागवत और ब्रह्म सूत्र वेद व्यास ने बनाया है। इतनी बड़ी भागवत और इतना छोटा सा ग्रंथ ब्रह्म सूत्र वेदांत। तो बहरहाल वो जब हम उसको समझाने लगे फिर डिटेल में एक एक चीज को, एक एक दर्शन के विषय में कोटेशन दे करके, तो उसी से झल्ला करके उन लोगों ने जा करके वहां काशी विद्वत परिषद में कहा, उसी को दूसरे साल का चक्कर है, इनको बुलाओ काशी में। इतनी कम उम्र में इतनी नॉलेज हो ही नहीं सकती। अब वो हमारे खिलाफ लोग हो गए कि साहब आप जाएंगे, आपका अपमान करेंगे, आपको करेंगे। उन्होंने दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया था और काशी के विद्वानों ने उसका अपमान किया, उसका किया। और तो सब गृहस्थी पंडित लोग हैं बड़े बड़े। हमने कहा मैं तो जाऊंगा, मैं गया, वगैरह वगैरह हुआ। कितने सत्संगी हमारे थे, थोड़े छोटे थे उस समय, और उसमें भी
मुश्किल से 400-500 गए होंगे चित्रकूट हमारे सत्संगियों में से। उसके पहले हम कभी लेक्चर नहीं दिए थे। ऐसे प्राइवेट समझा दें और कीर्तन करावें। और उतने विद्वानों के जगत गुरुओं के बीच में जो हम इसमें दहाड़ के बोलने लगे समझ गए होंगे आपने। सहचरी गई थी, सहचरी है इस समय मौजूद, बाकी बराबर आ गए तमाम। तो अब ये लोग सोचे ही वही है। अब जरा वहां बोलने का ढंग और भी था कुछ अलग, पब्लिक स्पीच की तरह नहीं बोले थे, थोड़ा पांडित्यपूर्ण बोले थे। महाराज जब उन लोगों ने आपको सुना होगा, वास्तु है ना, वो वहां विद्युत परिषद में लेक्चर दिया, वो सुना, 3 जगह बोले एक दिन में। फिर संस्कृत महाविद्यालय यूनिवर्सिटी जो है उसमें बोले, उसमें सुना। फिर BHU में बोले, बनारस यूनिवर्सिटी में, तीनों जगह लेक्चर सुना। और सुन के कहता है कि लग ही नहीं रहा था कि ये कई वक्ता है। हमने कहा भाई वहां पर विद्वान बैठे थे, उनके स्तर से बोलना था, वहां विद्यार्थी बैठे थे, सबको देख करके पब्लिक को बोलना पड़ता है ना। अपनी पंडिताई दिखाओ, समझ में किसी की कुछ आवे ना तो फायदा क्या हुआ बोलने का। हजारों लेक्चर हमने दिए, इंडिया में कहीं टेप नहीं हुआ। उस जमाने में टेप रिकॉर्डर नहीं था। कोई सेठ सोच कहीं से कोई लाया आवे तो एक लेक्चर कहीं या कुछ अंश अपना टेप कर ले, बस बोल देता। अब घर में टेप गाँव में भर गए, टेप करना सब स्पीच चली गई है। ये तो आखिरी स्पीच में 30-40 टेप रिकॉर्डर रखे थे। उसको पंचरी ने कहा कि हम लिख डालेंगे। हमने कहा असंभव है। वो कागज पेन लेके बैठी, लिख सकता है कोई 60 हैंड वाला भले ही लिख ले, और अक्षर अक्षर लिखना इतनी स्पीड में हम बोलते जा रहे हैं, कैसे संभव है।